सत्यनगर गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर और शांत गांव था। हरे भरे खेत, कच्ची सड़कों पर गाय की आवाज और सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियों की गूंज, सब कुछ जैसे किसी पुराने गीत की तरह आत्मा को शांति देने वाला था। लेकिन इस शांति के भीतर एक धीमी हलचल चल रही थी, नैतिकता की गिरती हुई परछाई। गांव के एक कोने में एक शांति देने वाला था। छोटा सा कच्चा मकान था जहां रहते थे विवेक, उसकी दादी अम्मा और माँ। विवेक के पिता का देहांत उस वक्त हो गया था जब वह मात्र 7 वर्ष का था। दादी अम्मा कहती थीं, बेटा, गरीबी कोई पाप नहीं, लेकिन बेईमानी सबसे बड़ा अपराध है। विवेक ने यही संस्कार सीखे थे, ईमानदारी, मेहनत और सत्य बोलना। उसकी आंखों में सपना था गांव का पहला ऐसा इंसान बनने का जो ना सिर्फ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, बल्कि सच्चाई की मशाल थामे दूसरों को रोशनी दे। विवेक का सबसे अच्छा दोस्त था रामू, जो विपरीत स्वभाव का था। वह चतुर था, लेकिन चालाकी में नैतिकता को अक्सर किनारे कर देता था। अरे यार विवेक, तू इतना सीधा क्यों बनता है? मास्टर जी के खेत में तूने सच सच बता दिया कि बाल्टी टूट गई। झूठ बोल देता। कौन देख रहा था? मेरे दादा कहा करते थे, अगर आत्मा से आवाज आ जाए कि तूने गलत किया तो फिर भगवान से छुपाना मुश्किल है। तुझे तो जीवन भर गरीब ही रहना है। चालाकी नहीं सीखेगा तो क्या करेगा? अगर सच्चाई के रास्ते पर चलकर पेट भर सके तो वही अमीरी है मेरे लिए। इसी सत्यनगर में रहते थे हरीश बाबू, गांव के सबसे अमीर जमींदार। उन्हें बस एक ही चीज की चिंता थी, उनकी दौलत और उसकी रक्षा। हरीश बाबू ने कई बार विवेक को बुलाया और कहा, विवेक, मेरे खेतों का हिसाब किताब संभाल ले। तनख्वाह दूंगा, लेकिन काम मेरे तरीके से करना होगा। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़े तो चलेगा ना? लेकिन विवेक ने विनम्रता से मना कर दिया। माफ कीजिए हरीश बाबू, मैं ईमानदारी से ही कमाना चाहता हूं। अरे विवेक, तू सच्चाई के चक्कर में भूखा मर जाएगा। लड़के, सच्चाई का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगा। गांव में एक दिन ऐसी घटना हुई जिससे सत्यनगर के लोगों की सोच को झटका लगा। हरीश बाबू का एक आदमी गांव के चौपाल में आकर चिल्लाया, मालिक का तिजोरी का संदूक लापता हो गया है। उसमें सोने के गहने और जमीन के कागज थे। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कड़े पहरे के बावजूद चोरी कैसे हो गई। उसी रात विवेक को रामू ने बुलाया खेतों के पीछे एक पेड़ के नीचे और कहा, विवेक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन तुम नाराज मत होना। क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई राज की बात है क्या? इतनी रात को यहां क्यों बुलाए? वो संदूक मेरे हाथ लग गया है जो हरीश बाबू के घर से चोरी हुआ था। क्या तुमने चोरी की? नहीं, चोरी नहीं की, बस मिल गया। खेत के पीछे की झाड़ी में पड़ा था। अब सोच रहा हूं बांट लें, आधा तेरा आधा मेरा। रामू, ये बेईमानी है, ये अपराध है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं चोरी का धन लूंगा? मुझे शर्म आ रही है तुमको अपना दोस्त कहने में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम करोगे। तू मूर्ख है विवेक, जिंदगी भर गरीबी में रहेगा। सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इस धन से रातों रात हम लोग अमीर बन जाएंगे। अगर ईमानदारी छोड़ दूं तो मैं इंसान नहीं रहूंगा, सिर्फ एक धोखेबाज बन जाऊंगा। मैं गरीबी में मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी चोरी का पैसा नहीं लूंगा। विवेक ने न सिर्फ उस संदूक की जानकारी दी, बल्कि रामू को समझाने की भी पूरी कोशिश की। सुबह गांव के पंचायत में वह खुद जाकर हरीश बाबू से मिला। विवेक ने सारी बातें हरीश बाबू को बताया कि मुझे लगता है कि आपका संदूक मेरे दोस्त रामू के पास है। कृपया उसकी गलती को माफ करके उसे एक सुधरने का एक मौका दें। तुझे सब पहले से पता था और तू अब आकर बता रहा है। तू भी संदेह के घेरे में है। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। क्या सच में विवेक ने चोरी में साथ दिया है? तभी गांव के सरपंच ने कहा कि विवेक जैसा छात्र झूठ नहीं बोल सकता, हमें पहले सच्चाई की जांच करनी चाहिए। पंचायत ने फैसला किया कि रामू को बुलाया जाए। जब रामू आया तो उसने पहले तो सब झुठलाया, लेकिन अंततः विवेक की सच्चाई और उसकी आत्मा की आवाज के सामने टिक नहीं पाया। हाँ, मैंने ही संदूक उठाया था।
लेकिन विवेक ने मुझे रोका था। गलती मेरी थी। उसने मुझे सुधरने का मौका दिया। पंचायत ने रामू को चेतावनी देकर माफ कर दिया और विवेक की ईमानदारी की सराहना की। सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जो उस पर चलता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। हरीश बाबू भी सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार किसी गरीब लड़के में एक सच्चे आदमी की झलक देखी। विवेक, तू मेरे खेतों का हिसाब संभाल, लेकिन अपने नियमों पर चलकर। मुझे तेरे जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है। इस कहानी में हमने देखा कि लालच का जाल कितना आकर्षक होता है, लेकिन नैतिकता की रोशनी उससे कहीं अधिक स्थायी होती है।